हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। बड़ा मजा आ रहा होगा भूगोल पढ़ने में। साथ ही साथ अब आप ये समझ पा गए होंगे कि ज्योग्राफी या भूगोल को किस प्रकार तो आपको रिवाइज करना है, साथ ही साथ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपसे यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है और कैसे अब कंसेप्ट को समझना है। साथ ही साथ धीमे धीमे जैसे आप कुछ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न अपने साथ रखेंगे या कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न जब आप देखेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे इन कंसेप्ट के साथ यूपीएससी आपसे करंट अफेयर या समसामयिक विषयों पे कैसे सवाल पूछ सकता है। जैसे आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ेंगे तो उस पे यूपीएससी कैसे हाल ही में तुर्की में आए हुए भूकंप पे यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। साथ ही साथ उस भूकंप से आपको कैसे आपदा प्रबंधन से वो जोड़ सकता है। यूपीएससी हमेशा आपसे एप्लीकेशन पार्ट जानता है, वो चाहता है कि आप चीजों को जोड़ के देखें, आप चीजों को अलग अलग ना देखें। कैसे भूकंप इतिहास से जुड़ा हुआ है, कैसे भूकंप ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, कैसे भूकंप आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, कैसे भूकंप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, कैसे भूकंप इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ये सब चीजें आप जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ोगे ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ये सब चीजें आप अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, इन सबको एक साथ क्लब करके आपको पढ़ना पड़ेगा, एक साथ जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। यही यूपीएससी आपसे मांगता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि इस बार ये मौका नहीं गंवाना है, क्योंकि अगर आपको 2024 में आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा देनी है तो ये बिल्कुल सही समय अपनी तैयारी शुरू करने का। अगर इससे ज्यादा आप विलंब करते हैं तैयारी में तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीजें मिस कर देंगे। तो वो चीजें हमको मिस नहीं करनी है, बल्कि हमको क्या करना है, हमको ये चाहिए कि हम लोगों से जल्दी करें। लोगों से लोग जो काम 2 महीने बाद करेंगे वो काम हम 2 महीने पहले कर लें। मार्च के समय अपना दूसरा बैच लॉन्च कर दिया है यूपीएससी का स्टडी आईक्यू ने, और जिसकी प्राइस रखी गई है 30,500 रुपए। लेकिन आपको ये 30,500 रुपए नहीं देने हैं। आपको कितना रुपए में ये मिल सकता है? मात्र 18,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा। कोड है MB Live। MB Live आप जैसे ही कोड लगाते हैं ये जो प्राइस है 30,500 रुपए ये घट के कितनी रह जाएगी, मात्र 18,999 रुपए में, जिसमें आपको दोनों प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की तैयारी मिलेगी। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी और सभी जो फैकल्टीज अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। चलते आगे की ओर। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि ये टेबल कम से कम मैं 4 से 5 बार आपको रिवाइज कराऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब चीजें आपको याद भी होने लगी होंगी। ना केवल याद होने लगी होंगी बल्कि चीजें अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में भी आने लगी हैं कि कैसे हम लोगों को समय के साथ आगे बढ़े हैं, कैसे बिग बैंग से लेके हम लोग आधुनिक मनुष्य तक पहुंचे हैं। इसकी पूरी कहानी अब आपको समझ में आने लगी होगी। ये कैसे पृथ्वी का जो इतिहास काल है उसको हमने कैसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पढ़ने की कोशिश की है। यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकता है आपसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से सवाल पूछ सकता है। डायरेक्टली प्री में वो आपसे सवाल पूछ सकता है, मेंस में भी यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इस वाली चीज से मतलब यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि पहली मछली पृथ्वी पे कौन से युग में आई, कौन से कल्प में आई, कौन से महाकल्प में आई, कौन से ईयन में है, आधुनिक मानव कब आया। इस प्रकार के सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो हर साल आपको इसका सवाल करीब करीब देखने को मिल जाएगा। आप यकीन करें कि 2013, 2015, 2019 और 2020 आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगातार 4 बार इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मुख्य परीक्षा में अपने सवाल पूछे हैं। तो हो सकता है यूपीएससी भी कभी इससे पूछ ले। और अगर मेंस में आप ये टर्म्स, ये जो शब्द हैं, ये अगर लिख के आते हैं तो क्या होगा, और लोगों से हट के आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब और लोगों से कुछ हटके कर रहे हैं तो यही आपकी वो खूबी है जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि लोग सही जवाब लिख रहे हैं और हम कुछ अलग करने के चक्कर में वो जवाब ही, जो उत्तर है वो गलत लिख दें। हाँ, हमको ये करना है जो सब लोग लिख रहे हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन जो सही है वो तो लिख रहे हैं, साथ ही साथ उस सही को और लोगों से ज्यादा सही कैसे बनाना है ये चीज हमको जाननी है।
तो हमने शुरू किया था इस टेबल को पढ़ना, और जो कि हमने देखा था उल्टे से पढ़ना हमने शुरू करा है। हमने देखा था कि बिग बैंग के बाद तारे की उत्पत्ति के बाद हम लोग पहुंचे थे किस पे, ईयन पे पहुंचे थे। 3 ईयन हमने यहाँ पे पढ़े थे। वो कौन से 3 ईयन थे आपको पता है? कौन कौन से वो 3 ईयन थे? वो ईयन थे, हैप के नाम से हमने याद किया था, HAP के नाम से हमने याद किया था। H का मतलब हमने देखा था हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। क्या क्या थे? हेडियन, आर्कियन तथा प्रोटेरोजोइक। साथ ही साथ हमने ये देखा था ये ईयन है। ईयन क्या होता है? समय का सबसे बड़ा कालखंड जो है उसको आप किस नाम से जानोगे? ईयन के नाम से जानोगे। ईयन से छोटा आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे महाकल्प, आपको देखने को मिलेंगे, जिसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? एरा के नाम से भी जिसको जाना जाता है। जब हमने एरा देखा इनका, तो एरा हमने पाया इसको बोला गया प्री कैम्ब्रियन। क्या बोला गया इसको? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन अर्थात कैम्ब्रियन से बिल्कुल पहले वाला। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या मिलेगा आपको? कैम्ब्रियन। और जैसे हम लोग कैम्ब्रियन पे पहुंचते हैं हमको डीसीपी साहब की याद आ जाती है, और डीसीपी साहब का नाम क्या है? कॉस डीसीपी। क्या नाम है? कॉस डीसीपी। सी से कैम्ब्रियन हमने पढ़ा था, U से ऑर्डोविशियन हमने पढ़ा था, S से सिलूरियन हमने पढ़ा था, D से डेवोनियन हमने पढ़ा था, C से कार्बोनिफेरस हमने पढ़ा था, और P से पर्मियन हमने पढ़ा था। ये सब क्या थे? ये सब हैं कल्प, या ये सब हैं क्या? पीरियड। इन पीरियड या इस कल्प का कोई ना कोई महाकल्प रहा होगा, या इस पीरियड का कोई ना कोई एरा रहा होगा। तो हमने देखा था इसका जो महाकल्प है उसका नाम है पैलियोजोइक। और जैसे ही जोइक हमने सुना, जोइक हमको याद आया कि जोइक 3 थे, प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या थे? प्राइम मिनिस्टर साहब, PMC। आप देखोगे पैलियोजोइक, M से मीजोजोइक और C से सेनोजोइक। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनोजोइक, ये सब क्या थे? ये सब महाकल्प थे। और ये सब क्या है? कल्प हैं। पैलियोजोइक में कितने कल्प आपको देखने को मिले? 6 कल्प आपको देखने को मिले, जिनको आपने किस नाम से जाना? जिनको आपने कॉस डीसीपी के नाम से जाना। इसके बाद हमने देखा था मीजोजोइक। मीजोजोइक में हमने देखा था 3 क्या है इसके? 3 है कल्प। 3 कल्प को हमने किस नाम से जाना था? 3 कल्प को हमने जाना था ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। किस नाम से जाना था? ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जैसे ही हम मीजोजोइक से सीनोजोइक पे पहुंचे, सीनोजोइक के हमने फिर से 2 भागों में विभाजित किया, जिसको हमने नाम दिया टर्शरी और क्वाटरनरी, या मैं कहूं तृतीयक और चतुर्थक। इसको हमने और आगे बांटा। टर्शरी को हमने बांटा किसमें? पियोम्प में हमने बांटा। किसमें बांटा हमने? पियोम्प, PEOMP। हमने देखा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और लास्ट में प्लियोसीन। क्या क्वाटरनरी या चतुर्थ को भी हमने किसी भागों में बांटा है? हाँ, हमने चतुर्थ को भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से थे वो नाम आपको पता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। क्या क्या है वो? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। आधुनिक मानव होमोसेपियन, सेपियन कहां देखने को मिलेगा आपको? वो देखने को मिलेगा इस होलोसीन में। होलोसीन कब शुरू हुआ है? आज से 10,000 वर्ष पूर्व क्या शुरू हुआ है? होलोसीन शुरू हुआ है। तो ये टेबल अब आपको बहुत अच्छे से याद हो रही होगी। और देखो आपको क्या करना है, आपको अब ये चीजें आप जब टेबल बनाओ, जब रिवाइज करो, तो ये चीजें उसमें नहीं लिखनी है। आप जब नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ कौन सी चीजें लिखो? ये समय सीमा लिखो, साथ ही साथ ये यहां पे जो घटनाएं घटित हुई हैं वो लिखो। ये जब आप स्लाइड चेंज करो, PDF जब आप देख रहे हो, तो जब आप स्लाइड चेंज कर लो उसके बाद ये लिखो। खुद से रिवाइज करके, खुद से याद करके ये सब चीजें आप लिखोगे। आपने 1-2 बार ये सब चीजें लिख ली तो आप यकीन करो इस बात का कि आप मुख्य परीक्षा तक इन चीजों को नहीं भूलोगे। और अब आप जान भी गए होंगे कि मैं आपको इन सब चीजों को भूलने भी नहीं दूंगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हमने पढ़ा था एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन क्या था? एंथ्रोपोसीन युग है। एंथ्रो का मतलब क्या था? मनुष्य था। वहीं हमने देखा था मेघालय क्या है? मेघालय एक आयु है जो आज से करीब कब शुरू हुई है? 4200 वर्ष पूर्व शुरू हुई है। फिर हमने बात करी थी भौगोलिक ग्रिड की। ग्रिड क्या है? ग्रिड एक प्रकार का जाल है जो किससे बना हुआ है? अक्षांशों से और देशांतरों से बना हुआ है। ये कैसी रेखाएं? ये आपको देखने को मिली थी काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष से कुछ इस प्रकार के नजर आती है जहां पे कोई अक्षांश और कोई देशांतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि अगर आपको इस पृथ्वी पे कोई भी स्थान, उसकी स्थिति अगर आपको जाननी है कि वो कहां पे स्थित है,
कहाँ पे स्थित है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अक्षांश और देशांतर चाहिए उसके बिंदु के। और जैसे ही आपके पास अक्षांश और देशांतर आएंगे, आपको क्या पता लग जाएगा कि वो बिंदु कहाँ स्थित है। इसके बाद हमने बात करी थी कि इनको मापा कैसे जाए। मापने के लिए हमने देखा था ये सब क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों ही कोणीय दूरी हैं, एंगुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी को किसमें मापा जाता है, कोणीय दूरी को हमें पता है किसमें मापा जाता है, कोणीय दूरी को डिग्री में मापा जाता है। किसमें, डिग्री में। एक डिग्री में कितने मिनट आपको देखने को मिलेंगे, एक डिग्री में आपको 60 मिनट देखने को मिलेंगे, वहीं एक मिनट में आपको 60 सेकंड देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हमने देखा अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांशों को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है। तो ये लैटिट्यूड क्या होते हैं, पृथ्वी पे लेटी हुई जो लाइनें हैं उनको आप क्या बोलोगे, लैटिट्यूड कहोगे। इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको ये पता लगता है कि कोई भी स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगर किसी भी कुछ इस प्रकार आपके सामने दिख जाए 39 डिग्री 17 मिनट उत्तर, इसका मतलब यह है कि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये हम कैसे जान पाए, ये हम जान पाए उनके अक्षांशों से, उसके लैटिट्यूड से। और यहाँ पे वो दिशा बता रहा है कि कौन से गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या होते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो जो 2 बराबर भाग हैं उन्हीं को आप क्या कहोगे, गोलार्ध कहोगे। जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है उसको आप उत्तरी गोलार्ध कहोगे, तथा जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है उसको आप दक्षिणी गोलार्ध कहोगे। यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हमने पढ़े थे? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश भी हमने पढ़े थे। पहला जो महत्वपूर्ण अक्षांश था वो हमने देखा था 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश आपको देखने को मिलेगा, 0 डिग्री पे अगर आप अक्षांश देखोगे तो आपको भूमध्य रेखा देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप 23.5 डिग्री पे देखोगे तो आपको कौन सी रेखा देखने को मिलेगी, 23.5 डिग्री पे आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी। 23.5 डिग्री उत्तर आपको ध्यान रखना है। 66.5 डिग्री उत्तर पे आपको आर्कटिक वृत्त देखने को मिलेगा। 90 डिग्री उत्तर पे आपको ध्रुव देखने को मिलेगा। और कौन सा ध्रुव देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा उत्तरी ध्रुव। 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगी, मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण पे आपको क्या देखने को मिलेगी, 66.5 डिग्री दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी अंटार्कटिक वृत्त। वहीं 90 डिग्री दक्षिण पे आपको दक्षिणी ध्रुव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी अक्षांशों के अनुप्रयोग। अक्षांशों ने पृथ्वी को कुछ भागों में बांटा है। अगर मैं कहूं पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अभी सर गिन के बता देते हैं कितने भागों में बांटा है। देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा। तो पृथ्वी को 5 भागों में किसने बांटा है, अक्षांशों ने। कौन कौन से भागों में बांटा है, पहला आप देखेंगे उष्ण कटिबंध, दूसरा आप देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा आप देखेंगे शीत कटिबंध। कौन कौन से, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंध आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर अगर आप बढ़ेंगे और इसके बीच में आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, 23.5 से 66.5 आपको देखने को मिलेगा उत्तरी शीतोष्ण, या मैं कहूं सिर्फ अभी शीतोष्ण। और 66.5 से 90 डिग्री इन दोनों के मध्य आपको देखने को मिलेगा क्या, शीत कटिबंध। चीजें बहुत क्लियर है। अगर उत्तर में स्थित है तो उसको आप उत्तरी कहोगे, दक्षिण में स्थित है तो दक्षिणी कहोगे। देशांतर पढ़ना जब हमने शुरू करा तो सबसे मुश्किल बात यह थी कि 0 डिग्री देशांतर कैसे पता लगाया जाए। तो हमने देखा था ग्रीनविच शहर से जो रेखा पास होती है उसको हमने किस नाम से जाना, उसको हमने 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना। देशांतरों के क्या क्या प्रयोग है हमने देखा। देशांतरों के प्रयोग में हमने पढ़ा इससे समय का निर्धारण होता है तथा तिथियों का निर्धारण होता है। तिथि निर्धारण करने में जो सहायक देशांतर है उसको 180 डिग्री देशांतर माना गया और उसका नाम क्या है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देशांतर जो होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं तथा एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे जाके खत्म हो जाते हैं।
तथा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे आप देखोगे इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहीं अगर भूमध्य रेखा पे आप देखोगे तो इन दो देशांतरों के, किसी भी दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी सबसे ज्यादा कहां होगी, भूमध्य रेखा पे होगी। हमने ये भी बात करी थी कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। वहीं हमने ये भी देखा था कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम लेती है, 1 घंटे में पृथ्वी 1 घंटा घूमती है। तथा हमने ये भी देखा था कि 4 डिग्री या मैं कहूं 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। ये बातें हमको पता लग चुकी थी। इस आधार पर हमने पृथ्वी को कितने टाइम जोन में डिवाइड कर रहा हुआ है, टाइम जोन में विभाजित किया हुआ है, तो हमने पाया कि पृथ्वी को हमने कितने टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में बांटा हुआ है। हमने ये भी देखा था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, आपको वो एग्जांपल भी याद होगा कि किसी को न्यू ईयर अगर 2 बार बनाना है तो उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के किस तरफ से किस तरफ जाना होगा, और अगर किसी को न्यू ईयर नहीं बनाना तो उसको अंतरराष्ट्रीय रेखा से किस तरफ जाना होगा। ये चीजें आपको याद होगी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, वो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां से हम क्या शुरू मानते हैं, वहां पे हम ये मानते हैं कि वहां से किसी दिन की शुरुआत हो रही है। उसके बाद हमने जाना था कि डे लाइट सेविंग टाइम क्या है। डे लाइट सेविंग टाइम है कि जब शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध के लोग अपनी घड़ी को गर्मियों के महीने में 1 घंटा आगे कर लेते हैं या कुछ समय के लिए आगे कर लेते हैं, तथा जैसे ही सर्दी आने लगती है घड़ी को पुनः 1 घंटा पीछे कर लेते हैं, तो इसी प्रक्रिया को आप डे लाइट सेविंग कहते हो। इससे क्या होती है, ऊर्जा की खपत कम होती है। इसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद होगा, IST भारतीय मानक समय बराबर GMT + 5:30। GMT वो समय जो ग्रीनविच रेखा पे आपको देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता होगा ये धन का या प्लस का साइन यहाँ पे क्यों है और यहाँ पे हमने 5.5 क्यों जोड़ा है। हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर का क्या रोल है, क्या योगदान है। ये चीजें आपको याद आ रही होंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा था चाय बागान समय, तो क्या चाय बागान समय आज भी है, तो हमने पाया था चाय बागान समय आज नहीं है। तो ये कब था, ये आज से करीब 150 वर्ष पूर्व देखने को मिला था। कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। नाम से आपको पता लगा है चाय बागान, तो ऐसा समय जो चाय बागान आपको कहां देखने को मिलेंगे, चाय बागान आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेंगे। चाय के बागान वहां उन राज्यों के लिए ब्रिटिशर्स एक अलग समय लेके आए थे जिसको चाय बागान समय बोला गया था। क्या आज ये चाय बागान समय, तो आज ये चाय बागान समय नहीं है। क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी अगर चाय बागान समय है, ये चीजें आपको पता है। तो इसलिए आप समझ पा रहे हो, अगर चाय बागान समय होता तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती, चाय बागान समय होता तो हमें कुछ पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हमें दिक्कत हो सकती थी। तो इस वजह से कैसे ज्योग्राफी, चाय बागान समय जो भारत की जो मूलभूत अवधारणा है संविधान की, उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकती थी, तो कैसे भूगोल पॉलिटी से यहाँ पे जुड़ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने पाया था पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। एक को हमने नाम दिया था परिभ्रमण, दूसरे को नाम दिया था परिक्रमण। परिक्रमण जब पृथ्वी करती है तो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है। वहीं जब परिभ्रमण करती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे घूमती है। ये घूमने का अगर आप दिशा पूछेंगे तो दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तथा और क्या इसमें हमने देखा था, हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी सीधा बच्चा नहीं है, पृथ्वी झुकी हुई है। और कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तथा कक्षीय तल से ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। वो कैसे 66.5 आया था, तो आपको पता है 90 डिग्री से अगर मैं 23.5 डिग्री घटा दूंगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको 66.5 डिग्री मिल जाएगा। ये 66.5 डिग्री पृथ्वी किससे बनाती है, अपने कक्षीय तल से बनाती है। इसकी स्पीड की भी हमने बात करी थी, करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, घूम रही है। ये चीज हमारी हो गई थी। क्या पृथ्वी पे हमने ये भी पढ़ा था कि दिन रात की उत्पत्ति किसके कारण होती है, घूर्णन के कारण होती है या परिक्रमण के कारण। तो हमने पाया था घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी को घूर्णन, एक पूरा घूर्णन करने में कितना समय लगता है, एक पृथ्वी दिवस का समय लगता है, जिसको हम नॉर्मली 24 घंटे भी कह सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया था, पृथ्वी दिवस। ये पृथ्वी दिवस सिर्फ दिवस नहीं है, इसमें आपको दिन भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको रात भी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने बात करी थी
क्या होता है प्रदीप्ति का व्रत, या मैं कहूं इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या नाम दिया था, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन में हमने देखा था कि एक ऐसा व्रत जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, या पृथ्वी को मैं कहूं दो भागों में बांट दे, किस आधार पर, इल्यूमिनेशन या प्रकाश के आधार पर, जहां पे एक तरफ आपको प्रकाश देखने को मिल रहा है मतलब दिन हो रहा है, और दूसरी तरफ जहां प्रकाश आपको देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब वहां क्या हो रही है, रात हो रही है। आपको ये बात मुझे बतानी है, क्या ये पृथ्वी का जो अक्ष है प्रदीप्ति का व्रत उसके समानांतर है या उससे कोई डिग्री का एंगल ये बनाएगा, यस बिल्कुल टेढ़ा है उससे ये, या बिल्कुल उसके समानांतर है, ये चीज आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हमने बात करी थी परिक्रमण, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसकी। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब पृथ्वी घूमती है तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, और दूसरा समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट है, ये कौन सा महीना है, ये जुलाई का महीना है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है तो कौन सा महीना है, तो वो जुलाई का है या जनवरी का है। यूपीएससी बस अब आप समझ गए आपके साथ दिमाग से कैसे खेलेगी। आप जब ऑप्शन पढ़ते हो तो इसी प्रकार आपको लगता है कि मुझे चीजें आती है, लेकिन आपको चीजें क्या कर रही है, वहां पे कंफ्यूज कर रही हैं। अब बताइए मुझे कि जब पृथ्वी इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही है तो अपसौर और उपसौर आपने जब पढ़ा था, तो पृथ्वी सूर्य के जब जो सबसे ज्यादा नजदीक थी तो ये कौन सी स्थिति थी, ये स्थिति थी अपसौर की स्थिति या उपसौर की स्थिति, ये स्थिति थी उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है तो ये अपसौर की स्थिति है या उपसौर की स्थिति है। हमने याद करने की तरह से ये भी देखा था, हमने याद कैसे किया था इसको, पास से पेरीहीलियन और दूर से एपीहीलियन के नाम से भी हमने इसको जाना था। तो ये कौन से महीने में हो रहा था, ये हो रहा था जनवरी के महीने में, और ये कब हो रहा था, ये हो रहा था जुलाई के महीने में। तो चीज आपको इस प्रकार क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है। तो कंफ्यूज हमको नहीं होना है। पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, इसके कारण ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। इसको अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से बोला जाता है, इसको बोला जाता है रीजन फॉर सीजन। मतलब ऋतुओं के क्या कारण है, तो ऋतुओं का क्या कारण है, एक तो पृथ्वी क्या कर रही है, इसका परिक्रमण कर रही है। किसका परिक्रमण कर रही है, सूर्य का परिक्रमण कर रही है। ऋतुएं कितनी प्रकार की होती है हमने देखा था, ऋतुएं टोटल आपको 4 प्रकार की देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी आपको देखने को मिली थी, हमने देखा था सर्द ऋतु आपको मिलेगी, ग्रीष्म ऋतु मिलेगी, बसंत मिलेगी और शरद ऋतु आपको देखने को मिलेगी। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो हमने एक और चीज देखी थी कि अयनांत और विषुव क्या होता है। अयनांत और विषुव क्या होता है, तो अयनांत और विषुव आगे हमने देखा ऐसी स्थिति जब दिन और रात बराबर नहीं है तो क्या मिलेंगे आपको, अयनांत आपको देखने को मिलेगा। और जब दिन और रात दोनों बराबर हैं तो आपको क्या देखने को मिला था, विषुव देखने को मिला था। विषुव साल में कितनी बार आपको देखने को मिलेंगे, विषुव साल में 2 बार आपको देखने को मिलेंगे। कब कब देखने को मिलेगा विषुव आपको एक तो मार्च के महीने में देखने को मिलेगा और दूसरा सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। वहीं अयनांत की मैं बात करूं तो आपको जून के महीने देखने को मिलेगा तथा दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। क्या अयनांत में सबसे बड़ा दिन होता है और अयनांत में ही सबसे बड़ी रात होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए कब सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। फिर हमने ये ऋतुओं के बारे में पढ़ा, 4 ऋतु हैं जिसको हमने नाम दिया था ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। बसंत ऋतु कब से कब आपको देखने को मिलेगी, जब शीत से हम किस तरफ जा रहे हैं, ग्रीष्म की ओर जा रहे हैं, तो बीच में क्या मिलेगी आपको, बसंत ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, फरवरी मार्च में कौन सी ऋतु आपको देखने को मिलती है, जनरली बसंत ऋतु आपको देखने को मिलेगी। वहीं शरद ऋतु की मैं बात करूं, शरद ऋतु आपको मिलेगी जब हम लोग ग्रीष्म से किस तरफ जाएंगे, शीत की तरफ जाएंगे, तो बीच में आपको कौन सी ऋतु मिलेगी, शरद। उसके बाद से क्या पढ़ना शुरू हो जाती है, हम ये मानते हैं उसके बाद सर्दियां पढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहां तक हमने बात कर ली थी। अयनांत और विषुव ये आपको पता है। अब आया सबसे बड़ा टॉपिक, या मैं ये कहूं जहां पे भू आकृति विज्ञान, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से हमने जाना था, वो पूरी जियोमॉर्फोलॉजी
कहाँ से शुरू होती है, वो यहीं से शुरू होती है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर यहाँ पे हमारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं दिक्कत करे या कहीं ना कहीं हम इसको नहीं पकड़ पाए तो आगे आने वाली जियोमॉर्फोलॉजी में हम हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब बहुत तसल्ली से, और मैं कहूंगा अभी आप कॉपी पेन सब छोड़ के सिर्फ क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए। किस पे कंसंट्रेट कीजिए? क्लास पे। और जो मैं एक एक शब्द कह रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या इसी चैप्टर को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। उसका क्या नाम होगा? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। हमको बेसिकली या इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? पृथ्वी के अंदर की, आंतरिक मतलब अंदर की, किसके बारे में? भौतिक दशा के बारे में, या इसी को मैं कह सकता हूं फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन के नाम से हम इसको कह सकते हैं। ये शब्द आपको दिख रहा है फिजिकल, या मैं कहूं या भौतिक, आपको शब्द देखने को दिख रहा होगा। ये जो भौतिक शब्द है इसकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इस भौतिकी से आपको दिख रही है, या मैं इस फिजिकल की बात करूं तो आपको इस शब्द की उत्पत्ति कहीं इस शब्द से दिख रही है, फिजिक्स से दिख रही है, फिजिक्स या भौतिकी। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में आपको एक इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी, एक शाखा देखने को मिलेगी जिसको आप किस नाम से जानते हो? भौतिकी के नाम से, या मैं कहूं इसको फिजिक्स के नाम से आप क्या करते हो? जानते हैं। इस फिजिक्स में आप देखोगे आप जनरली किन चीजों की पढ़ाई करते हो? इस फिजिक्स में आप देखोगे आप लोग क्या पढ़ोगे? घनत्व पढ़ोगे, आप लोग क्या पढ़ोगे? दाब पढ़ोगे, आप लोग क्या पढ़ोगे? ताप पढ़ोगे। इसका मतलब आप क्या पढ़ोगे यहां पे? घनत्व, घनत्व को बोला जाता है डेंसिटी, दाब को बोला जाता है प्रेशर, ताप को बोला जाता है टेम्परेचर। चीजें क्लियर है? क्या क्या हमको पढ़ना है? पृथ्वी के बारे में हमको ये जानना है कि पृथ्वी का घनत्व कैसा है, पृथ्वी का दाब कैसा है पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी के अंदर ताप कैसा है। ये सब चीजें हम कहां जानेंगे? इस भौतिक दशा में। किसकी भौतिक दशा जाननी है हमको? हमको जाननी है भाई साहब पृथ्वी की। किसकी जाननी है? पृथ्वी की। क्या पूरी पृथ्वी की हमको जाननी है? हमको जाननी है पृथ्वी की आंतरिक। किसकी? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। तो सिर्फ हमको क्या लेना देना है? पहले सबसे पहले हमको लेना देना है आंतरिक भौतिक दशा से। चला जाए आगे। सबसे पहले चलते हैं कि हमको ये सब पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा या पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाननी ही क्यों है? क्यों? सवाल है वाई। क्या जरूरत पड़ी आन पड़ी? भाई हम लोग बढ़िया रह तो रहे हैं, क्यों हम भौतिक दशा जाने कि पृथ्वी के अंदर क्या है? तो पृथ्वी के भौतिक की दशा जानने के पीछे कुछ कारण है। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम है जिसका नाम है ज्वालामुखी, इसी को मैं कहता हूं वॉल्केनो। दूसरा मैं कहूं, आपने एक नाम सुना होगा और अभी तो ये बहुत चर्चा में भी है, भूकंप। तुर्की में क्या आया? भूकंप आया, सीरिया, तुर्की, और उसके बाद अगर आपको पता हो, करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, तो तजाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे भी क्या आया है? भूकंप आया था।
सुनामी। सुनामी, ये मत बोलना सर को स्पेलिंग नहीं आती, सुनामी के आगे टी लगता है। ये कुछ घटनाएं हैं जिनको हमने बहुत बार नाम सुना है, ज्वालामुखी सुना है हमने, भूकंप सुना है, सुनामी सुना है। अच्छा, इन घटनाओं के बारे में अगर आप देखोगे तो ये घटनाएं, इनकी उत्पत्ति अगर मैं आपसे करूं बात, इनकी किसकी बात करूं मैं, इनकी ये उत्पन्न कहां से होती हैं, या मैं कहूं इसकी उत्पत्ति, तो आप पाएंगे इन सब की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। कहां से होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। कहां से हो रही है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। अच्छा, ये तो समझ में आया सर। चलो, इनके पृथ्वी के आंतरिक भाग से किसकी उत्पत्ति हो रही है? ज्वालामुखी की, भूकंप की और सुनामी की। लेकिन इन सबका जो परिणाम है, इन सबका जो परिणाम है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा स्थल मंडल पे। इनका परिणाम आपको कहां देखने को मिलेगा? स्थल मंडल पे। आप एक जिले के कलेक्टर हो, आप क्या हो? एक जिले के कलेक्टर हो। आपको स्थल मंडलीय मतलब आपके जिले पे आपको इसका परिणाम तो देखने को मिलेगा। इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उसको जानने के लिए इसकी उत्पत्ति जानना आवश्यक नहीं है। आप समझ पा रहे हो कि हम लोग ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमको क्या जानना पड़ेगा? पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है ये जानना पड़ेगा। आंतरिक भाग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको जानना यह पड़ेगा, आपको क्या जानना पड़ेगा कि पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है। पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है, ये पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ये पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ये जानना पड़ेगा। पृथ्वी क्या एक गोला है? पृथ्वी क्या एक गोला है, या पृथ्वी में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं? पृथ्वी में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर कितना ताप है? अच्छा, आप सोचो कि हम ये क्यों जानना चाहते हैं बार बार कि पृथ्वी के अंदर कितना ताप है। आपने अगर थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा है तो आपने पता होगा, आपको एक ऊर्जा होती है जिसको बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। लद्दाख, लेह लद्दाख में अभी कोई प्लांट भी लगा है? मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा प्लांट लगाया हमने, लेह में लगाया है या लद्दाख में लगाया है या इंडिया में, और कहां पे आपको भूतापीय ऊर्जा के प्लांट देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी के अंदर ताप है, इससे हम भूतापीय ऊर्जा बना सकते हैं। और इस भूतापीय ऊर्जा से आप देखोगे क्या बन सकती है? इस भूतापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा क्या बन सकती है? विद्युत ऊर्जा बन सकती है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम जाने कि पृथ्वी के अंदर ताप क्या है। उसके अलावा हमको ये जानना है कि पृथ्वी के अंदर दाब कितना है। साथ ही साथ हमको जानना है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के या कितने घनत्व के पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। ये सब हमको जानना है। और ये सब हमको क्यों जानना है? देखो, हमको तो इसलिए जानना है क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हमको जानना है। मनुष्य चूंकि हमेशा बहुत उत्सुक रहता है चीजों को जानने के लिए, तो मनुष्य ने सोचा कि मैं जानूं तो सही कि यार मैं जिस पे रह रहा हूं उसके नीचे क्या क्या है। क्या उसके नीचे मैं किसी गैस के गुब्बारे पे रह रहा हूं, या नीचे पानी भरा हुआ है, या नीचे क्या है। मतलब ये उत्सुकता हो रही है ना अब आपको कि क्या है पृथ्वी में अंदर। इसको मैं गड्ढे खोद के देखूं तो सही, पता तो करूं कि कैसा देखता है ये, इसके नीचे क्या क्या है। तो ये सब चीजें हमको जाननी थी, इसलिए हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। आगे चलते हैं। अब ये तो पता लग गया कि क्यों जानना है,
अब ये पता लगाओ कि कैसे जान पाओगे, कैसे, हाउ। अब देखो, आप कह रहे होंगे सर ये कैसे का क्या मतलब है, हम जाएंगे और पता लगा के आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जा तो सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना जाना है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की हमने बना दी क्या, एक पृथ्वी का हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। ये पृथ्वी की वो स्थल मंडल जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। क्या है पृथ्वी का, ये है मानो आप केंद्र, और ये पृथ्वी का स्थल मंडल। ठीक है, पृथ्वी अभी हम जब पढ़ते हैं तो हम पृथ्वी को क्या मानते हैं, पृथ्वी को हम गोला मानते हैं। वैसे हमको पता है कि पृथ्वी की आकृति क्या है, भू आभ आकृति की है पृथ्वी, लेकिन हम उसको गोला मान के हुए चल रहे हैं। तो अगर कोई व्रत है या कोई गोला है जिसमें एक रेखा खींची गई जो कहां से शुरू हो रही है, इसके केंद्र से शुरू हो रही है, उसकी सतह तक जा रही है, तो इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, इस रेखा को मैं कह सकता हूं यह है उसकी त्रिज्या। क्या है उसकी त्रिज्या, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है उसकी रेडियस। क्या है उसकी रेडियस। तो पृथ्वी की भी कोई ना कोई रेडियस या त्रिज्या रही होगी। तो सर कितनी है पृथ्वी की रेडियस, तो आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। पुरानी किताबों में आपको देखने को मिलेगा 6371 किलोमीटर, यह आपको देखने को मिलेगा पुरानी किताबों में, ओल्ड। और नई जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है 6370 किलोमीटर। हम जो लेके चलेंगे 6370 किलोमीटर, इसको लेके हुए चलेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर। हमको ये पूरा जानना है कि ये 6370 किलोमीटर किस चीज से बना हुआ है। तो अब ये मुझे बताओ कि क्या हम इतना जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर ज्यादा तो नहीं है 6370 किलोमीटर, तो जाके देख के आ जाते हैं, कोई प्लेन बना लें ऐसा जो पृथ्वी के अंदर चला जाए। ठीक है, चलो बनाते हैं ऐसा प्लेन जो 6370 किलोमीटर अंदर चलेगा, अपन को लेके चलेगा। ठीक, हम अंदर जब खुदाई करते हैं तो बेसिकली हम खुदाई शुरू करते हैं खनन के लिए, खनन या मैं कहूं उत्खनन के लिए। खनन या उत्खनन के लिए मैंने क्या शुरू करी, खुदाई करना शुरू किया। अब ये खनन और उत्खनन जब मैं करता हूं और ये बात करता हूं कि आज तक सबसे गहरी खान कहां पे हमने खोदी है, तो सबसे गहरी जो आपकी माइन है, या मैं कहूं जो आपकी खान है, इसी को माइन बोलते हैं अंग्रेजी में, माइन जो है वो हमने अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वो जो खान है वो मिलेगी आपको। एक तो सोने की खान, क्या मिलेगी, सोने की खान। सोना सुनते ही कान बड़े हो गए ना, कान एकदम खड़े हो जाते हैं सोना सुनते ही। ये वो वाला सोना नहीं है सोते जो एक तो अपन पलंग पे, ये गोल्ड है, सोने की खान है। और इसकी गहराई आपको जान के चकित कर देगी कि कितनी गहरी है, 4 किलोमीटर। कितनी गहरी है, 4 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, 6370 किलोमीटर। कितना गहरा खोदा है ना हम लोगों ने, 4 किलोमीटर तक खुदाई कर ली है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है, इससे तो कुछ पता लग ही नहीं सकता। भूगोलवेत्ताओं को भी लगा कि यार इससे तो पार पड़ेगी नहीं अपनी, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने शुरू किया, आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महासागर में क्या शुरू किया उन्होंने, ड्रिल करना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, ड्रिल करना शुरू किया। इस ड्रिल को कहा जाता है, अगर मैं हिंदी में इसके लिए शब्द आपको बताऊं, वेधन करना शुरू किया। इसको उन्होंने नाम दिया डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट।
एक प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने कि यार हम ये करेंगे, इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाननी है, इसमें हम लोग वेधन करेंगे किसका, महासागर का, और बहुत गहराई में जाके उसका क्या करेंगे, वेधन करेंगे, ड्रिल करना शुरू करेंगे। तो जैसे आप उत्सुक हो कि यार ये तो अच्छा काम हुआ, इन्होंने ड्रिल करना शुरू करा, इन्होंने बहुत जोर लगाया और बहुत गहराई तक भी पहुंचे, और उनकी गहराई थी, कितनी गहराई पे पहुंच गया, 12 किलोमीटर की गहराई पे। अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं कि हम पृथ्वी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कितना जानते हैं, तो अगर ये पूरा बोर्ड पृथ्वी की रेडियस है जिसकी लंबाई है 6370 किलोमीटर, हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, ये है आपका 12 किलोमीटर। हम लोग इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। ये वो क्वेश्चन है जो आप बहुत आसानी से कर दोगे, नेगेटिव नहीं करोगे, लेकिन यूपीएससी के पेपर में ये सारे सवाल अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं सर कैसे होंगे। हमको इतना सा पता है और हमको इतना सारा जानना है, कैसे जाना जाए। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इन 6370 किलोमीटर तक हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते, अंदर बहुत सारी समस्या आ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, अभी क्यों बढ़ जाता है वो सब भी देखेंगे। तो जो मशीन हम लोग काम में लेते हैं वो खराब होना शुरू हो जाती है, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते। तो अंदर नहीं जा सकते तो फिर कुछ ना कुछ स्रोत हम लें जिनकी मदद लें और उनकी मदद से हम पृथ्वी के बारे में जान पाए। ये 2 प्रकार के स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जिसको आप कहोगे प्रत्यक्ष, या इन्हीं को मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा आप देखोगे अप्रत्यक्ष, या इन्हीं को मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट। समझ पा रहे हैं? 2 प्रकार के स्रोतों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। पहला हमने कहा उसमें एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष हम तो ये कह रहे हैं कि सर हम तो पृथ्वी के अंदर जा नहीं सकते, 12 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से तो कुछ बाहर आ सकता है। तो क्या पृथ्वी से कुछ बाहर आता है? सर आता तो है, किस रूप में आता है? हमने अभी एक नाम पढ़ा था सर, ज्वालामुखी में हमने ये पढ़ा है कि ज्वालामुखी में जो भी पदार्थ है, जिसको लावा कहते होंगे, शायद मैग्मा कहते होंगे, या बहुत सारी जब गैसें आती हैं, जलवाष्प आता है, वो सब कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से आता है। इसका मतलब अगर मैं उस ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लूं या उस ज्वालामुखी से जो जो बाहर आया उसके बारे में पढ़ लूं, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी कैसा एक स्रोत है, इसका प्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा मैं कहूं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, खनन एवं उत्खनन। इससे भी हम लोग 4 किलोमीटर तक तो पता लगा ही लिए कि 6370 में से एटलीस्ट 4 किलोमीटर तक तो हमने पता लगा ही लिया कि क्या मिलेगा आपको। तो खनन और उत्खनन से भी आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, जिसको आपने नाम दिया था वेधन, जिसको मैंने कहा था ड्रिलिंग, तो इस ड्रिलिंग से भी क्या कर सकते हैं हम भाई, 12 किलोमीटर तक का तो हमको सब चीजें पता ही है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको हो सकता है ये चीज अलग लगे। ग्रह एवं उपग्रह, कुछ ऐसे ग्रह और कुछ ऐसे उपग्रहों के बारे में अगर हम पढ़ें जो पृथ्वी के साथ पैदा हुए थे, तो हम क्या जान पाएंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब क्यों हम ग्रह और उपग्रह के बारे में पढ़ें और क्यों ये प्रत्यक्ष स्रोत है, सर पहले तो ये बताओ। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत इसलिए हैं कि ऐसे ग्रह जहां पे कौन पहुंच चुका है, जहां पे ये जो जानवर है, ये मनुष्य नामक जो जानवर है, ये क्या पहुंच चुका है, तो ऐसे ग्रह के बारे में अब आप कैसे जान सकते हो,
प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हो। ये ऐसे समझिए कि हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, मंगल पे पहुंच गए। जानना क्या है हमको, पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी को जानने के लिए हम मंगल पे क्यों जा रहे हैं, पृथ्वी को जानने के लिए हम पृथ्वी पे हैं तो सिर्फ यहीं पे जान लेते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति है, मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है कि वो भी कब हुई होगी, जब पृथ्वी पैदा हुई। इसी के साथ कब कौन पैदा हुआ होगा, इसी के साथ मंगल पैदा हुआ होगा। मंगल की जो चट्टानें हैं वो ऐसी चट्टानें हैं जो शायद कैसी रही होंगी, पृथ्वी की जैसी। पृथ्वी पे चूंकि जीवन आ गया और उन्होंने उस जीवन ने क्या किया, धीमे धीमे चट्टानों में रूपांतरण करना शुरू कर दिया। लेकिन मंगल में हो सकता है हमको कोई ऐसी शैल मिल जाए जो उस समय की हो जब मंगल बन रहा था। और अगर हमको ये पता लग गया कि मंगल बन रहा था उस समय की वो शैल है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी भी उन्हीं शैलों से बनी होगी। उस शैल में कौन से पदार्थ हैं, कौन सी अवस्था में, सब हमको पता लग जाएगा। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, इसके लिए होना चाहिए ऐसे ग्रह और उपग्रह जहां पे कौन पहुंच चुका है, जहां पे मनुष्य पहुंच चुका है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष, या जिनको मैं बोलूं इनडायरेक्ट। अच्छा, अप्रत्यक्ष में भी आप देखोगे कि सर ने शायद गलती से वापस ये लिख दिया है, ग्रह एवं उपग्रह। लग रहा होगा ना कि यहां पे भी लिख दिया, तो हो सकता है गलती से लिख दिया होगा। लेकिन कुछ ग्रह और कुछ उपग्रह अभी ऐसे भी तो हैं जहां पे हम पहुंचे ही नहीं है। जैसे नेपच्यून की हमने बात करी थी, यूरेनस की हमने बात करी थी, वहां पे हम अभी नहीं पहुंचे हैं और उनके बारे में बहुत संक्षिप्त हमको जानकारी है, उनके बारे में हम परिकल्पना भी करते हैं। तो ऐसे ग्रह और उपग्रह जहां पे अभी मानव या मनुष्य नामक जानवर नहीं पहुंचा है, उनके बारे में हमको अधिक जानकारी नहीं है। तो उनके बारे में हमको किस प्रकार जानकारी मिलती है, अप्रत्यक्ष। तो हम पढ़ते हैं कि यूरेनस की उत्पत्ति इस प्रकार हुई होगी, तो हो सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति भी इस प्रकार हुई हो, इस प्रकार। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर से आपके जाने पहचाने शब्द घनत्व, दाब और ताप। घनत्व, दाब और ताप, इनके बारे में भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हमको जानकारी दे देंगे। किसके बारे में, वो हमको जानकारी दे देंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। एक सवाल है मेरा आपसे यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है ये उल्का पिंड। उल्का पिंड का हमने क्या किया, हमने उल्का पिंडों का अध्ययन किया। हमको ये पता लगा कि उल्का पिंड में बहुत सारी क्या है, परतें हैं, या मैं कहूं उल्का पिंडों में बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं। और इस लेयर में जो एकदम आंतरिक लेयर है ना, एकदम अंदर जो है, वो बनी हुई है लोहे की प्लस निकल की, या मैं कहूं वो बनी हुई है फेरस की और निकल की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, उल्का पिंडों के बारे में। उल्का पिंडों को क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन में हमको ये पता लगा कि उल्का पिंड परतों से बने और लोहे से बने हुए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो उल्का पिंड है ये प्रत्यक्ष स्रोत है या ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। आपको मुझे बताना है कि उल्का पिंड प्रत्यक्ष स्रोत है या अप्रत्यक्ष स्रोत है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ये जो अध्ययन करने के बाद हमारे पास निष्कर्ष निकला है, इससे मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं कि पृथ्वी के पास भी कुछ परतें होंगी, कुछ क्या होंगी, परतें होंगी। और इन कुछ परतों में कुछ ऐसी परतें भी होंगी जो किससे बनी हुई है, आयरन से, लोहे से और निकल से बनी हुई है।
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं या नहीं? अगर कह सकता हूं तो क्यों? और ये बताना है कि उल्का पिंड जो है ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं या अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। इसका जवाब आप कैसे ढूंढ सकते हो वो भी मैं आपको एक प्रश्न से बता देता हूं। आपने लिया दूसरी चीज जिसका नाम है उल्काब। आपको फिर से इसमें भी यही चीज बतानी है कि ये उल्काब जो है क्या ये प्रत्यक्ष स्रोत है या ये अप्रत्यक्ष स्रोत है? ये प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? मैंने बातों ही बातों में दोनों का जवाब भी दे दिया है आपको, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप ये दोनों मुझे बताएं। तो हमने प्रत्यक्ष रूप से तो देख लिया। प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा, सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? ज्वालामुखी की। प्रत्यक्ष में हमको बात करनी किसकी? ज्वालामुखी की। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ ना कुछ तो है। पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ ना कुछ तो है जो काफी गर्म है। जब ये गर्म पदार्थ पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाएगा, जब ये गर्म पदार्थ पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाएगा तो इसको आप क्या कहोगे? तो इसको आप कहोगे ये हो गया है आपका ज्वालामुखी उद्गार। क्या हो गया? ये ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है। ये जब बाहर आया होगा तो इसमें कुछ चीजें इसके साथ बाहर निकली होंगी। वो क्या क्या होती हैं? वो कुछ पदार्थ हो सकते हैं, और ये जो पदार्थ होते हैं आप देखोगे अर्ध तरल अवस्था में आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्ध तरल अवस्था में मिल सकते हैं या द्रव्य अवस्था में भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ गैस मिल सकती है, गैसें भी बाहर आती हैं। आपको देखोगे आप जलवाष्प बाहर आते हैं, और इन जलवाष्पों के साथ साथ और क्या बाहर आता है? इन जलवाष्पों के साथ साथ आप देखोगे कुछ राख। क्या? कुछ राख भी बाहर आती है। कब आएगी? जब ज्वालामुखी उद्गार होगा। अब सोचिए इन चार चीजों से मैं क्या पता लगाऊं? इन चार चीजों से मैं पता लगा सकता हूं, एक तो कि पृथ्वी के अंदर कुछ पदार्थ हैं, और वो पदार्थ कुछ द्रव्य अवस्था में और कुछ अर्ध तरल अवस्था में। एक तो मैंने ये चीज पता लगा ली। दूसरी चीज मैंने पता लगाई कि पृथ्वी के अंदर गैस है। तीसरी चीज मैंने पता लगाई कि पृथ्वी के अंदर जलवाष्प है। और चौथी चीज मैंने पता लगाई कि पृथ्वी के अंदर क्या है? राख है। पृथ्वी के अंदर ये चारों चीजें हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी किस चीज से बनी है? पृथ्वी पदार्थ से बनी है जो कि तरल अवस्था में है। पृथ्वी गैस से बनी है, पृथ्वी जलवाष्प से बनी है, या पृथ्वी राख से बनी है? आप पता लगा सकते हैं। आप कहोगे सर चारों से मिलकर बनी है। चलो ठीक है, आपकी ये बात मान लेते हैं, चारों से मिलकर बनी है। क्या हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पदार्थ, ये गैस, ये जो जलवाष्प और ये जो राख है, ये कितनी गहराई से आ रहे हैं? क्या इस ज्वालामुखी से आप ये सब चीजें पता लगा सकते हो? मेरे हिसाब से शायद हम लोग इस चीज का पता नहीं लगा पाएंगे। दूसरा जो हमने प्रत्यक्ष स्रोत पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने वो लिखा था खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन। और इस खनन और उत्खनन में हमने देखा था कि हम लोग कितनी गहराई पे पहुंचे हैं? 4 किलोमीटर अधिकतम गहराई पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इस 4 किलोमीटर तक की तो हमको कैसी जानकारी है? प्रत्यक्ष जानकारी है। इस 4 किलोमीटर में तो मेरे को पता है कि यहां पे क्या क्या मिल सकता है, लेकिन पृथ्वी तो कितनी है? तो इतना जानना क्या काफी है? इतने जानने से तो पार नहीं पड़ेगी, जानना तो और पड़ेगा। तो इससे भी कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं। इसके बाद चलते हैं जिसको नाम हमने दिया था वेधन, या नाम दिया था ड्रिलिंग।
अब इस ड्रिलिंग की बात करते हैं। इस वेधन और ड्रिलिंग में भी हमने देखा कि हमने सबसे गहरी जो ड्रिलिंग की है वो कितनी तक की करी है, 12 किलोमीटर की। जानना कितना है, इससे क्या बात बन सकती है मतलब यूपीएससी के बारे में सोचने मात्र से क्या आप कलेक्टर बन जाओगे? यूपीएससी के मात्र सोचने से क्या आप कलेक्टर बन जाओगे? नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे भी काम नहीं बना। अन्य ग्रह और उपग्रह के बारे में हम जब पहुंचे तो हमको ये तो पता लगा कि इसकी जो बाहरी परत है वो इस चीज की निर्मित है, इन पदार्थों के निर्मित है, लेकिन उसके बारे में भी हमको बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई। इसका मतलब प्रत्यक्ष स्रोतों की अगर मैं बात करूं तो वो आपको बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो हमको कहां जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा अप्रत्यक्ष स्रोतों के पास, या मैं कहूं मुझे जाना पड़ेगा इनडायरेक्ट सोर्सेस के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? इनडायरेक्ट सोर्सेस के पास। पहला इनडायरेक्ट सोर्सेस हमने पढ़ा था घनत्व। घनत्व को देखते हैं। घनत्व को कहा जाता है अंग्रेजी में डेंसिटी। क्या कहा जाता है? डेंसिटी। और इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का आप कहोगे तो अब घनत्व को कहा जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी को कहा जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है, अभी इतना समझते हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी, हमको ये पता लगा कि पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है, पृथ्वी का जो औसतन घनत्व वो कितना मिलेगा आपको? वो आपको देखने को मिला 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना मिला? 5.5 पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चीज हमको ये पता लगी कि पृथ्वी की या मैं कहूं पृथ्वी की बाहरी परत, पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसका जो घनत्व है, ये भी मैं औसत बता रहा हूं, है ना उसका, ये भी क्या है उसकी औसत, 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। पृथ्वी का पूरा जो औसतन घनत्व है वो तो मिला 5.5, और पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, बाहरी परत है, उसका औसत आपको कितने को मिला? 3.3। अब इन सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए जिसका नाम क्या है? औसत। जिसका नाम है एवरेज। क्या होता है ये एवरेज? इसको समझ लेते हैं पहले, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने 4 महीने लिए, पहला लिया जनवरी, दूसरा लिया फरवरी, तीसरा लिया मार्च और चौथा लिया अप्रैल। पहले महीने में आपको जो घर से पैसे मिले वो मिले 10,000 रुपए। कितने मिले? 10,000 रुपए आपको मिले। दूसरे महीने में जो आपको घर से मिले, चूंकि दूसरा महीना मोहब्बत का महीना होता है तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है तो आपको उस समय मिला 15,000 रुपए। तीसरे महीने में मार्च में आपको चूंकि स्टडी IQ का कोर्स लेना था और आपने कोड लगा लिया MB लाइव, तो उसमें आपको कोर्स मिल गया 19,000 रुपए का, और आपको पैसे आपको जो घर से मिले वो आपने यहाँ पे मिले आपको 25,000 रुपए।
और घर वालों ने कहा कि भाई अब बहुत खर्चा हो चुका है तो थोड़ा सा लिमिट करो, तो घर वालों ने फिर से अप्रैल में कितना भेजा आपको, 10,000 रुपया भेजा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको हर महीने औसत कितना पैसा मिल रहा है, तो आपको हर महीने औसत कितना पैसा मिल रहा है ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। और कितने महीनों की बात हुई है, ये 4 महीनों की बात हुई है, ये काम करना पड़ेगा। ये काम करते हैं। तो ये काम जब आप करोगे तो आप पाओगे कि 10 और 15 25, 25 और 25 50, 50 और 10 60, 60,000 रुपए आपको मिले 4 महीने में। इसका मतलब आपको हर महीना कितना पैसा मिल रहा है, 15,000 रुपया मिल रहा है हर महीना। तो ये 15,000 रुपए हर महीना मिल रहा है, ये मतलब क्या है, ये औसतन क्या है, आपको औसतन कितना पैसा मिल रहा है। तो ये आपने औसत निकाल लिया। ठीक है, आप समझते हैं ये पृथ्वी की कुछ परतें हैं। हमको नहीं पता पृथ्वी में अभी कितनी परतें हैं, लेकिन हमको ये पता है कि एक तो पृथ्वी की बाहरी परत है और एक पृथ्वी की कोई अंदरूनी परत रही होगी। अब अंदरूनी कितनी है हमको नहीं पता। पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसका जब हमने द्रव्यमान, उसका जब हमने घनत्व देखा, उसका घनत्व जो औसत जो उसका घनत्व था वो था 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो पृथ्वी पूरे का घनत्व था ए और बी, इनको मिला के जो पृथ्वी का घनत्व था वो औसत था 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही था। अच्छा, अब इस पृथ्वी का घनत्व हमने निकाला कैसे होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले वाला एग्जांपल समझा था औसत का, बिल्कुल वैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पृथ्वी का हमको घनत्व निकालना था, तो पृथ्वी का घनत्व ऐसे निकलता कि हम लोग पहले एक परत लेते, दूसरी बार में दूसरी परत बटा 2 करते, और उसके बाद जो आता वो उसका क्या होता, वो उसका होता औसत घनत्व। अब हमें अभी ये पता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। कितना है, 5.5। हमको ये भी पता है कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है, जो ए परत है, इसका घनत्व हमने कितना लिखा हुआ है, 3.3। 3.3 प्लस बी बटा में 2 बराबर 5.5 होना चाहिए। बस सही है। इसमें यूनिट भी आप लगा सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये इधर 2 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3 प्लस का बी बराबर 5.5 को 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करके भी देख लो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा। 5.5 गुणा में 2 करता हूं, 5 दूना 10, हासिल लगी 1, 5 दूना 10 और 1 11, पॉइंट एक बिंदु के बाद एक अक्षर के बाद था तो यहाँ पे 11, तो 11 ही हमने लिखा। 3.3 चूंकि यहाँ पे क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो B बराबर 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, तो आप पाएंगे ये कितना आया, ये आपको देखने को मिलेगा 11 में से 3 हटाओ पहले तो 8 बचे, और 8 में से जब 0.3 हटाओगे तो कितना बचेगा, 7.7। तो ये आपके पास आया 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका घनत्व आया है, ये आया है बी का घनत्व। किसका घनत्व आया है, बी का घनत्व। बी क्या है, बी हमको पता है, बी है पृथ्वी की आंतरिक परत। क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परत, यही है बी, यही तो है पृथ्वी की आंतरिक परत बी। हमने देखा कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसका घनत्व हमें मिला था,
उसका घनत्व आपको कितना मिला था? 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की जो आंतरिक जो परत है उसका घनत्व कितना आया? उसका घनत्व आया 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी पूरे का जो औसत घनत्व आ रहा है वो आ रहा है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही आ रहा है। अच्छा, घनत्व इसका कम है और इसका ज्यादा है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी में जितने भी हल्के पदार्थ हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? वो आपको सतह के पास देखने को मिलेंगे। और पृथ्वी में जितने भी भारी पदार्थ हैं, पृथ्वी में जितने भी भारी पदार्थ हैं वो आपको केंद्र के नजदीक या आंतरिक परतों में मिलेंगे। क्या इससे कहा जा सकता है? इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये चीज आपको समझ में आया। घनत्व से हमको ये पता लगा कि पृथ्वी में जितने भी हल्के पदार्थ हैं वो सब आपको सतह के पास मिलेंगे और पृथ्वी में जितने भी भारी पदार्थ हैं वो सब आपको केंद्र के पास या केंद्र के नजदीक मिलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पृथ्वी में। हमको ये पता चला कि पृथ्वी में कुछ इस प्रकार के पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। आपको सिलिका देखने को मिलेगा, आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा, आपको निकल देखने को मिलेगा, आपको लोहा देखने को मिलेगा। इसमें जो हल्के पदार्थ हैं वो हैं ये, और जो भारी पदार्थ हैं वो हैं ये। हल्के और भारी। अच्छा, हल्के और भारी का मतलब यहां पे ये है, हल्के और भारी का मतलब यहां पे क्या है ये समझो कि इनका क्या ज्यादा है या इनका क्या कम है? इनका घनत्व कम है और इनका क्या ज्यादा है? इनका ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब निकल और फेरस, निकल और लोहा आपको कहां देखने को मिलेंगे? घनत्व क्या है इनका? ज्यादा है। ये कैसे हैं? भारी हैं। इसका मतलब ये सारे पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे कहां पे? ये सारे पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे केंद्र के पास, या मैं कहूं कहीं ना कहीं आंतरिक परतों पे। कहां मिलेंगे? आंतरिक परतों में। वहीं मैं इन हल्के पदार्थों की बात करूं, ये सब आपको कहां मिलेंगे? एक तो सतह के पास मिलेंगे, सतह के पास मिलेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सतह के पास कौन से पदार्थ मिलेंगे और सतह से दूर या केंद्र के पास कौन से पदार्थ मिलेंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए यहां पे आप सब लोग कि क्या ये चीज हमने पहले कहीं पढ़ी है? पहले किसी क्लास में ये घनत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या हमने पढ़ा है? तो शायद आपको ये नाम याद आ रहा होगा, विभेदन, या जिसको हमने अंग्रेजी में बोला था डिफरेंशिएशन। याद आ रहा है? हमने ये पढ़ा कहां था? ये हमने पढ़ा था जब हम पृथ्वी पे स्थल मंडल का विकास पढ़ रहे थे। विभेदन पढ़ा, वो क्या था विभेदन अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें, और ये भी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के अंदर कैसे हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग बटे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमको बात करनी है वो बात करनी है दाब की। क्या बात करनी है? दाब, या मैं जिसको कहूं प्रेशर। ठीक है, दाब या प्रेशर। देखो, दाब या प्रेशर जब हम पढ़ते हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो घनत्व है वो समानुपाती होगा किसके? दाब के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना? ये क्यों होता है इसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। आप ये समझिए कि ये पेपरों का बंडल है, आपकी यूपीएससी मेंस की कॉपियां हैं, सारी मुख्य परीक्षा की कॉपी है।
इसकी किसी ना कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई रही होगी, ये धरातल है और इसकी कुछ ऊंचाई रही होगी। इसकी ऊंचाई में मान लेता हूं क्या है, ये x। आप वाला x नहीं है ना, आप यादों में मत खो जाना, वो चला गया, वो x है, वो आपका भूतकाल है। यहां पे दूसरे x की बात हो रही है, ठीक। अब मैंने इस पे दाब लगाना, अभी इस पे कोई दाब नहीं है, इसकी दाब नहीं है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, x। अब मैंने इस पे दाब लगाना शुरू किया, इस पे प्रेशर लगाना शुरू करा, तो ये आपका धरातल। इस पे अब क्या लग रहा है, ऊपर से इस पे दाब लग रहा है। और अब इसकी जो हाइट देखोगे, जो ऊंचाई देखोगे, वो बन चुकी है y। x ज्यादा है या y ज्यादा है, तो आप देख रहे हो कि x ज्यादा है और y कम है। अब मैं पूछूं दाब किस पे ज्यादा लग रहा है, दाब b पे ज्यादा लग रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं b, या दाब a पे ज्यादा लग रहा है। तो आप कहोगे सर a पे तो लग ही नहीं रहा, दाब तो लग रहा है जो भी b पे लग रहा है, तो दाब कहां ज्यादा है, b पे ज्यादा है। तो अब दिख रहा है घनत्व किसका ज्यादा है, घनत्व b का ज्यादा है, और घनत्व किसका कम है, घनत्व किसका कम है, घनत्व a का कम है। तो अब ये समझ में आया कि घनत्व और दाब कैसे समानुपाती होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। एक छोटी सी चीज और हमको यहाँ पे समझनी है। अभी अभी चूंकि सर्दियां गई हैं, सर्दियों में हम सबने क्या जलाए थे, हम सर्दियों में अलाव जलाते हैं। क्या जलाते हैं, अलाव जलाए होंगे आपने, या इसको और फैंसी भाषा में मैं कहूं तो बॉन्ड फायर किया होगा हम सब लोगों ने। इसमें यहाँ पे आग लग रही होगी, है ना, अपनी आग, शैतानी आग दिख रही है आप, यहाँ पे आग लगना शुरू हुई। आप देखेंगे जब आग लगती है तो आग इस प्रकार लगना शुरू होती है, आग से ये लकड़ियां जल जाएंगी, लेकिन ये जो बीच का केंद्र वाला जो हिस्सा है, यहां पे आग नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी, यहां पे आग नहीं लगेगी, नीचे नीचे आग लगती जाएगी और लास्ट में ये रह जाएगा। इसका मतलब यहां पे लकड़ियों का बहुत सारा क्या है, लकड़ियों का बहुत सारा दाब लगा हुआ है। क्या है, दाब है, ये जल नहीं रहा है, जल नहीं रहा है। इसका मतलब यहां पे आप ये समझिए, और क्या होगा, हम सब में से कोई ना कोई एक ऐसा शरारती बंदा होगा जो लकड़ियों को छेड़ेगा, और लकड़ियों को जब ऊपर से हटा देगा तो यहां पे भी आग लगना शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे दाब कम होता जाएगा, यहां से लकड़ियां जलना शुरू हो जाएंगी। दाब ज्यादा हो रहा है तो आग नहीं लग रही है, दाब कम हो रहा है तो आग लग जा रही है। इसका मतलब आप ये समझिए, इसको बिंदु को कहा जाता है गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। और अच्छे से मैं आपको इसको समझा देता हूं। ये आकृति कुछ कुछ प्रेशर कुकर जैसी लग रही होगी आपको, अपने घरों में जो प्रेशर कुकर होता है, इसमें आपने पानी डाला, क्या डाल रहा है, पानी, और इसमें आपने दाल बनाने के लिए कोशिश की थी, तो इसमें आपने दाल भी डाली हुई है। अब देखते हैं कि आपकी दाल गलेगी या नहीं गलेगी। नीचे से आपने ऊष्मा देना शुरू किया, नीचे से आपने क्या देना शुरू किया, ऊष्मा देना शुरू किया। ऊष्मा जैसे जैसे जाएगी ऊपर की ओर और इस कुकर में गर्म तापमान बढ़ना शुरू होगा, तो ये जो पानी है ये किस में बदलना शुरू हो जाएगा, ये पानी बदलना शुरू हो जाएगा जल वाष्प में। किसमें, जल वाष्प में पानी बदल जाएगा। जल वाष्प अब ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि जल वाष्प हल्का होता है। जल वाष्प जैसे ऊपर की ओर जाएगा, यहां पे जाने के बाद जल वाष्प इकट्ठा होना शुरू हो गया। क्या हो गया, जल वाष्प इकट्ठा होना शुरू हो चुका है यहां पे। ये क्या है आपका, जल वाष्प। अब जल वाष्प बाहर तो जा नहीं पा रहा, तो जल वाष्प नीचे की ओर क्या लगाने की कोशिश करेगा, जल वाष्प नीचे की ओर क्या लगाना शुरू कर चुका है, दाब लगाना शुरू कर चुका है। अब लगातार क्या होता जा रहा है, दाब लगता जा रहा है, दाब बढ़ता जा रहा है। अब अगर इस समय आपने कुकर को खोल के देखा, तो आप ये देखोगे
कि दाल का जो दाना छोटा सा था, अब वो दाल का दाना क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। दाल साइज बढ़ गई है, लेकिन ये अभी गला नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी हार्ड है। तो सर वो कैसे होगा? दाब बढ़ता जा रहा है, जलवाष्प बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? ऊष्मा आप देते जा रहे हो नीचे से। ऊपर क्या है? सीटी है। सीटी क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठ जाएगी विसिल, और जैसे ही सीटी ऊपर की ओर उठी, जैसे ही सीटी ऊपर की ओर उठी, क्या होगा? जो भी जलवाष्प था वो कहां चला जाएगा? जलवाष्प बाहर चला गया। और जैसे जलवाष्प बाहर गया, अंदर क्या हो जाएगा? दाब में कमी आ जाएगी। और जैसे ही दाब में कमी आई तो क्या होगा? जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु का मतलब ये समझिए जहां पे कोई भी वस्तु गलना शुरू हो जाती है, जो गलनांक बिंदु है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले दाब बहुत ज्यादा था इसलिए दाल नहीं गली थी, उसका गलनांक बिंदु भी बहुत ज्यादा था। जैसे दाब कम हुआ, दाब कम क्यों हुआ? क्योंकि जलवाष्प कहां चल जा चुका है? बाहर जा चुका है। जलवाष्प जब बाहर चला गया तो दाब कम हो गया, और दाब कम हो गया तो गलनांक बिंदु कम हो गया। अब दाल क्या होगी? दाल गल जाएगी। तो आपकी दाल वहां गली हो या ना गली हो, लेकिन यहां पे दाल गल जाएगी आपकी। तो ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे दाब कम होगा गलनांक बिंदु कम होगा, और जैसे जैसे दाब बढ़ेगा गलनांक बिंदु भी क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या लेना देना है इस प्रेशर कुकर से, वो समझते हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या बढ़ रहा है? हमको पता है गहराई के साथ 6370 किलोमीटर की जो गहराई है, इसमें जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या बढ़ता जाएगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। ये तो अभी हमने देख लिया। हमको ये भी पता है कि घनत्व समानुपाती होता है किसके? दाब के। इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा? दाब भी बढ़ रहा होगा। और जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है इसका मतलब कौन सा बिंदु भी बढ़ रहा है? गलनांक बिंदु भी बढ़ रहा है। कौन सा बिंदु बढ़ रहा है? गलनांक बिंदु भी बढ़ रहा है। गलनांक बिंदु बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है और घनत्व बढ़ रहा है। ये जो एकदम अंदर वाली जो परत है इसको बोला जाता है आंतरिक कोर। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर पे सबसे ज्यादा घनत्व होगा। घनत्व है इसका मतलब सबसे ज्यादा दाब भी होगा। सबसे ज्यादा दाब होगा तो इसका गलनांक बिंदु भी सबसे ज्यादा होगा। इसका गलनांक बिंदु सबसे ज्यादा है। गलनांक बिंदु सबसे ज्यादा है तो ये जल्दी से गलेगा नहीं। अगर गलेगा नहीं तो ये कौन सी अवस्था में ही रहेगा? ये रहेगा आपकी ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में। आंतरिक कोर के ऊपर आप देखोगे इसको बोला जाता है बाहरी कोर। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलेंगे हम लोग बाहरी कोर। आंतरिक कोर के बाहर है। बाहरी कोर में और आंतरिक कोर में आप देखोगे दाब किस में कम है? दाब बाहरी कोर में कम है, तो इसका गलनांक बिंदु भी क्या रहा होगा? कुछ कम रहा होगा। इस वजह से यहां पे द्रव अवस्था में, या मैं कहूं अर्ध तरल अवस्था में आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी। वैसे तो एकदम यहाँ पे द्रव्य अवस्था में ही मिलेंगे आप, अर्ध तरल अभी मत मानिए। यहाँ पे बाहरी कोर में क्या मिलेंगे? सिर्फ द्रव्य अवस्था में आपको चट्टानें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे दाब कम है। दाब कम है तो उनका गलनांक बिंदु भी कम होगा, और गलनांक बिंदु कम होगा इस कारण ये किस में बदल जाएंगी? द्रव्य अवस्था में बदल जाएंगी। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको अब कोई डाउट होगा। चीजें क्लियर हो रही होंगी, चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो हमको इससे ये पता लगा कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा हिस्सा होगा जो ठोस है, और उसके बाहर कोई भी हिस्सा हो सकता है। उसके बाहर यहाँ पे आप देखोगे द्रव देखने को मिलेगा, और बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या है, लेकिन ये हमको पता चल गया कि अंदर ही अंदर क्या है? ठोस है। उसके बाद एक और लास्ट जो चीज बची है हमारी, वो कौन सी बची है? तापमान। बस लास्ट है ना, तापमान। फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। तापमान, या मैं इसको क्या कहूंगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब इस दाब और टेम्परेचर की मैं बात करूं तो जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में आप जाते जाओगे क्या होगा?
ताप बढ़ता जाएगा। क्या होगा? ताप बढ़ता जाएगा। और ये बात हमको पता भी कैसे लगती है? ये बात हमको ऐसे पता लगती है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बाहर जो भी पदार्थ आते हैं वो बहुत गर्म आते हैं। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है। और हमको ये पता चला पढ़ाई, बहुत सारे अध्ययन के बाद, बहुत सारी स्टडीज के बाद, कि पृथ्वी में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। हर 32 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस से क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं गुणा 3 कर देता हूं और यहां पे भी मैं गुणा 3 कर देता हूं, है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 32 गुणा 3 आप देखोगे 96 होता है। अब इसको मैं 100 मान लेता हूं यहाँ पे, तो मैं यहां लिख सकता हूं 100 मीटर और यहां पे हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं पृथ्वी में कितना नीचे गया? पृथ्वी में मैं गया 100 मीटर नीचे और तापमान कितना बढ़ चुका है? 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं पृथ्वी की, क्योंकि गहराई तो 6000 के आसपास है, कम से कम 1000 तक तो हम पहुंचे। तीसरा में मैंने इसको क्या किया? इसको 10 से गुणा करा और इसको भी यहां से 10 से गुणा करा, तो 100 मीटर गुणा 10 हो गया 1000 मीटर। कितना हो गया? 1000 मीटर। और यहां पे ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। 1000 मीटर को मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर और इसको लिख सकता हूं वापस 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मैं पृथ्वी में 1 किलोमीटर नीचे जाऊंगा तो तापमान कितना बढ़ गया? 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम ले जाते हैं, बस एक बार इसको दोनों को तो 100 से गुणा कर देता हूं मैं, 100 से गुणा कर देता हूं, तो यहां पे ये हो गया, यहां पे हो गया 100 किलोमीटर और यहां पे ये कितना हो गया? 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 3000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 100 किलोमीटर गहराई पे आप पहुंचे, तापमान कितना बढ़ चुका है? 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ चुका है। आप समझ पा रहे हो पृथ्वी के अंदर कितना तापमान है? पृथ्वी के अंदर आप 100 किलोमीटर गए और 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो चुका है। अगर मैं आपको और अंदर ले जाऊं, और अंदर मतलब पृथ्वी के केंद्र के पास ले जाऊं, तो सोचो कितना गर्म हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र के पास ले जाने के लिए 100 को कहां पे लेके जाना है? 6000। आप अभी ये समझ लेते हैं 6300 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसको मैं 63 से गुणा कर दूं, इसको मैं 63 से गुणा कर देता हूं और इसको भी 63 से गुणा कर देता हूं, तो आप देखोगे कि हम पहुंच चुके हैं 6300 किलोमीटर पर। और तापमान कितना बढ़ चुका है? तापमान को हम ऐसे देख सकते हैं 63 गुणा 3, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 189 और 3 जीरो ये कहां पे आपको 6300 किलोमीटर पर आपको ये तापमान देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बात की पुख्ता जानकारी भी कौन दे देता है हमको? ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थ जो कौन से किस अवस्था में मिलेंगे आपको? तरल या अर्ध तरल अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो आपको इतनी गहराई पे हम भेज रहे हैं। और ये जो दर आप देख रहे हैं, जिस दर से हमने देखा कि इस दर से 32 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है, ये हमेशा बराबर नहीं रहती है। जैसे जैसे गहराई में हम जाएंगे दर चेंज होती रहती है। लेकिन हमको यहां से ये तो पता लग गया कि तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के नीचे दाब भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है और घनत्व भी बढ़ रहा है। इससे इन प्रत्यक्ष और इन अप्रत्यक्ष स्रोतों से हमको पृथ्वी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लगी। कैसी जानकारी लगी? हमको ये पता लगा एक तो कि जो अंदर ही केंद्र के पास वाला जो भाग होगा, जिसको आंतरिक कोर आपका हो गया, वो ठोस अवस्था में, उसके ऊपर जो भी होंगे वो या तो द्रव अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में हो सकता है। उसके बाद हमको ये पता चला कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान क्या होगा? लगातार बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज हमको ये पता लगी कि पृथ्वी के नीचे हम जैसे पहुंचते जाएंगे घनत्व नीचे वाले पदार्थों का बहुत ज्यादा होगा, केंद्र के पास जो घनत्व पदार्थ है उनका, और जो सतह पे जो पदार्थ है उनका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ये चीज हमको पता लग गई है। लेकिन क्या अब भी मैं पृथ्वी के बारे में पूरा जान पाया हूं? नहीं जान पाया। तो इसके लिए एक नई चीज आई जिसने हमको पृथ्वी के बारे में बताया। वो क्या थी? भूकंपीय तरंग। क्या थी? भूकंपीय तरंग।
ये भूकंपीय तरंग हमको अच्छी तरीके से बता देंगे ये पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी का ये समझिए सीटी स्कैन करके आपके सामने रख देती हैं। तो ये जो भूकंपीय तरंग है, मेरे को पता है कि क्लास हो गई है, समय हो चुका है आपका। ये भूकंपीय तरंग हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। चीजें अब आपका अटेंशन मांग रही है, ये चीजें मुश्किल नहीं है, ये चीजें अब आपको अटेंशन चाहिए, आपका मेरे को पूरा ध्यान चाहिए। आप इधर उधर अगर जाओगे तो क्या होगा, मैं बहुत अच्छे से जो चीज मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं वो नहीं कर पाऊंगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको पूरे क्लास की ड्यूरेशन पे मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए भूगर्भीय तरंगे हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। और फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ ये कहना चाहूंगा कि अब ये मौका मत चूक जाना। 18,999 रुपए के बहुत कम प्राइस में आपको पूरा फाउंडेशन बैच मिल रहा है, जिसकी अवधि 24 महीने है, जिसमें आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी की जाएगी। और उसके लिए आपको कोड कौन सा लगाना है, कोड आपको MB लाइव कोड लगाना है। MB लाइव से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स आपको जो 30,500 रुपए का कोर्स है वो कितने का मिलेगा, 18,999 का। तो अब इसमें ज्यादा विलंब नहीं करना है, हमें फटाफट से बैच में एनरोल हो जाना है, क्योंकि फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी समय भूकंपीय तरंगों के साथ। तब तक बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।